अगली जो विधानसभा है वो इस्लामपुर विधानसभा है और ये नालंदा लोकसभा में ये विधानसभा आती है। फिलहाल तो राजद का कब्जा है। नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, और वहां पर इस सीट पर, इस्लामपुर की सीट पर अगर आरजेडी की जीत होती है तो ये सीट कितनी खास है आरजेडी के लिए भी, और इसमें अगर जेडीयू या ये कहें कि एनडीए किस तरह मेहनत करेगा, समीकरण किसको फेवर करते हुए नजर आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। रंजन जी, इस्लामपुर की सीट पर अगर चर्चा करें और उस पर नजर डालें या स्कैन करें तो क्या दिखता है इस सीट से? देखिए, अभी तो बाकी चीज बाद में देखें। शुरुआत में जो ये इस्लामपुर की सीट है वो हॉट सीट दिख रही है और हाई प्रोफाइल सीट भी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लड़ने की भी चर्चा हो रही है और ये चर्चा और जोर तब पकड़ ली जब नालंदा के जो सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने जो है निशांत कुमार को आमंत्रित किया कि आप नालंदा से चुनाव लड़िए, और उसमें उन्होंने इस्लामपुर विधानसभा सीट की बात की, कहा कि ये सीट खाली भी है, आप यहां पर आइए, यहां चुनाव लड़िए, हम आपको जिताएंगे, यहां की जनता आपको जिताएगी। तो ये बातें कहते हुए कौशलेंद्र कुमार जो है, जो नालंदा के सांसद हैं, वो दिखे। तो यहां से जो अभी विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, उन्होंने कहा कि देखिए, हम चुनौती स्वीकार करते हैं, निशांत आएंगे तो हार के जाएंगे। तो उन्होंने भी जो है एक चुनौती पेश कर दी है अपने तरफ से। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस्लामपुर से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये बातें कौशलेंद्र कुमार ने कही, जो कि यहां के सांसद हैं। अभी तक पार्टी के स्तर पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अब यह भी देखना होगा कि अगर वो लड़ते हैं तो इस्लामपुर से लड़ते हैं या हरनौत से लड़ते हैं। हालांकि उनको राजनीति में आने के लिए जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक बहुत कुछ साफ जो है वो हुआ नहीं है। तो अब देखना यह है कि इन दोनों में से किसी एक सीट पर निशांत लड़ते हैं या उनके राजनीति में आने की जो बातें हैं वो सिर्फ एक कयासबाजी बनकर ही रह जाती है। खैर, अब हम यहां के इतिहास की तरफ भी झांक लेते हैं। जो इस्लामपुर विधानसभा सीट है, तो यहां पर समाजवादी विचारधारा वाले लोगों का जो है इस सीट पर दबदबा रहा है, और वामपंथी विचार ने भी यहां पर अपनी छाप छोड़ी है, अपना प्रभाव छोड़ा है। इन सब के बीच कांग्रेस भी 4 बार यह सीट निकालने में कामयाब हुई है। जो यहां के पहले विधायक थे 1952 में, चौधरी मोहम्मद आफाक, वो कांग्रेसी ही थे, कांग्रेस के टिकट पर ही वो चुनाव जीते थे, और उसके बाद जो है फिर से कांग्रेस ने जो है लगातार 3 जीत यहां पर हासिल की थी। फिर उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो अब तक कुल 17 चुनाव इस्लामपुर में हो चुके हैं, जिसमें जेडीयू 5 बार ये सीट जीतने में कामयाब हुई है, और ये चीजें स्पष्ट भी हैं। समता पार्टी ने भी 1 बार ये सीट जीती है। तो 6 बार ये सीट नीतीश कुमार के नाम पर जो है वो उनकी पार्टी को, जिसमें भी वो रहे, उनको मिलती रही है, और यहां पर नीतीश कुमार का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखता है। और इसको जब आप आगे बढ़ाएं तो कांग्रेस 4 बार, आखिरी बार 1985 में जीती थी। सीपीआई ने भी इस सीट पर 3 बार कामयाबी हासिल की है और लाल झंडा फहराया है, और आरजेडी, पीएसपी, स्वतंत्र पार्टी और निर्दलीय 1-1 बार यहां से चुनाव जीते हैं। राम स्वरूप प्रसाद जो हैं वो यहां सबसे सफल जो है वो उम्मीदवार रहे, जिन्होंने सर्वाधिक 4 बार जो है इस्लामपुर का प्रतिनिधित्व किया। तो कृष्ण बल्लभ प्रसाद ने 3 अवसरों पर इस्लामपुर विधानसभा को रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम आखिरी 3 चुनावों की यहां पर बात करें तो क्या कुछ दिखता है, तो देखिए 2010 में यहां पर जेडीयू से प्रत्याशी थे राजीव रंजन, और यहां पर आरजेडी ने वीरेंद्र गोप को चुनावी मैदान में उतारा था, और सीपीआई के टिकट पर राकेश कुमार रोशन जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, और राकेश कुमार रोशन वही जो अभी आरजेडी के टिकट पर यहां से विधायक
विधायक हैं और कृष्ण बल्लभ प्रसाद के वो बेटे भी हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर बीएसपी भी चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया था। तो राजीव रंजन को आए 56,332 वोट, मतलब कि 49.24% वोट। वीरेंद्र गोप को आए 32,524 वोट, मतलब कि 28.43% वोट। और राकेश कुमार रोशन, जो तब सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरी पोजीशन पर रहे, उनको आए 8,369, मतलब 7.32% वोट। बीएसपी को लगभग 6,000 वोट आए। तो कांग्रेस प्रत्याशी विवेक सिन्हा को जो है 4,500 के आसपास ही वोट आए। तो यहां पर राजीव रंजन को एक बड़ी जीत मिली 23,808 वोटों की। 2015 में महागठबंधन बन चुका था, तो स्वाभाविक तौर पर यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही गई। और फिर यहां से जो है इस बार जो है प्रत्याशी बदले गए। चंद्रसेन प्रसाद जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और उनके सामने जो है वीरेंद्र गोप ही थे, लेकिन इस बार लालटेन छोड़कर उन्होंने कमल का फूल निशान जो है अपने लिए चुना था और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर धर्मेंद्र कुमार साइकिल चलाते भी दिखे। तो 2015 में चंद्रसेन प्रसाद को आए 66,587 वोट, मतलब कि 46.4% वोट। और वीरेंद्र गोप जो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे, उनको आए 43,985 वोट, मतलब कि 30.65% वोट। तो वीरेंद्र गोप ने पिछली बार से अपने वोट बढ़ाए जरूर, लेकिन वो इतने नहीं थे कि उनको हार से बचा सके। और यहां पर फिर जो है जेडीयू ने ही जीत हासिल की। चंद्रसेन प्रसाद 22,602 वोटों से जीते। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र कुमार को 4,898 वोट आए। फिर 2020 का चुनाव आता है और यहां पर जो है उलटफेर होता है, इसे आप कह सकते हैं कि जेडीयू के लिए एक चौंकाने वाला परिणाम था। जेडीयू ने शायद ये सोचा नहीं था, लेकिन यहां पर आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया राकेश कुमार रोशन को, जो 2010 में सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कृष्ण बल्लभ प्रसाद के जो है वो बेटे थे, तो उनको प्रत्याशी बनाया। और चंद्रसेन प्रसाद को ही जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहां पर जेडीयू का खेल खराब करने के लिए एलजेपी मौजूद थी। नरेश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतर गए। बहुत टाइट फाइट हुई और इस टाइट फाइट में जो है चंद्रसेन प्रसाद, जो कि जेडीयू प्रत्याशी थे, उनको आए 64,390 वोट, मतलब कि 39.4% वोट। और राकेश कुमार रोशन को आए 68,088 वोट, मतलब कि 41.6% वोट। तो जो दोनों के बीच मत प्रतिशत का अंतर था वो 2.5% से भी कम था, 2.3% का फर्क था। और नरेश प्रसाद सिंह जो एलजेपी से लड़ रहे थे, उनको 8,597 वोट आ गए, मतलब 5.3%। तो एलजेपी जो है जेडीयू के हार का कारण बनी। और यहां पर जो एक जीत मिली राकेश कुमार रोशन को 3,698 वोट से। तो अब इस बार जो है यह देखना दिलचस्प है कि जेडीयू किसे प्रत्याशी यहां पर बनाता है, क्योंकि देखिए आरजेडी से मानकर चलिए कि राकेश कुमार रोशन ही चुनाव यहां से लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, उनके पिताजी भी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं और उनका एक अपना समीकरण भी है, खुद यादव जाति से हैं तो वो तो हैं ही, प्लस कम्युनिस्ट बैकग्राउंड है। तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर पाने में वो थोड़े बहुत सफल जरूर होते हैं। लेकिन जेडीयू के लिए राहत की बात यह होगी कि इस बार एलजेपी से यहां प्रत्याशी नहीं होगा, क्योंकि अगर एलजेपी के 5.3% आप चंद्रदेव प्रसाद में जोड़ दें तो शायद जेडीयू यहां से फिर यह सीट निकाल लेती। तो यहां पर अब देखना यह है
कि जेडीयू किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। एक नाम की चर्चा तो हमने शुरू में ही की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा वो सबसे ज्यादा है, और कौशलेंद्र कुमार कहने के बाद और भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसे देखिए कि अगर निशांत कुमार यहां से लड़ना पसंद नहीं करते, या वो मान लीजिए कि राजनीति में आना नहीं चाहते, तो और कौन कौन से उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से हो सकते हैं। तो एक तो चंद्रसेन प्रसाद, स्वाभाविक दावेदारी उनकी बनती है, और एक हैं जो विधायक राजीव रंजन थे, उनके बेटे हैं रुहेल रंजन, उनके नाम की जो है वो चर्चा हो रही है। तो देखना है इन्हीं तीनों में से कोई एक प्रत्याशी इस्लामपुर में हमें देखने को मिल सकता है जेडीयू की तरफ से, और वही राकेश कुमार रोशन का सामना करेगा। अब अगर हम यहां पर जातीय समीकरण की बात करें और यहां पर हम ये देखें, तो यहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यादव भी कम नहीं हैं, वो भी ऑलमोस्ट मैच करते हुए जो है वो दिखते हैं, थोड़े कम हैं उनसे, और प्लस जो है एमवाई जो है वो जोड़ के उनका एक मजबूत चंक बनता है। हालांकि इस्लामपुर की हम बात करें तो जितने मुस्लिम वोटर्स की लोग उम्मीद करते हैं उतने ज्यादा नहीं हैं, 7% जो हैं, 6.9% एग्जैक्ट जो है वो मुस्लिम वोटर्स यहां पर हैं। जो एससी हैं वो 17.28% हैं, और यहां पर जो है चिराग पासवान का जुड़ना जेडीयू को फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप देखें तो जो यादव हैं वो 20 से 22% हैं। तो ये चीज दिखता है कि जो एमओआई बनता है वो 27 से 29% के आसपास का बन जाता है। इसके अलावा यहां पर कुर्मी जो हैं वो 22 से 24% के आसपास हैं, मतलब हर 4 व्यक्ति में आपको एक जो है कुर्मी वोटर जो है वो आपको मिल जाएंगे। कोयरी भी 5 से 6% हैं, तो ये चंक भी 27 से 29% का हो जाता है। तो एमओआई के चंक को कुर्मी कोयरी जो हैं वो मिलकर बराबर कर लेते हैं। इसके अलावा यहां पर देखें तो सामान्य जाति के वोटर्स उतनी ज्यादा संख्या में नहीं हैं। राजपूत 2.5 से 3%, भूमिहार 3 से 3.5%, और ब्राह्मण भी 2.5 से 3% के आसपास होंगे। तो 8-10% जो है वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं। वैश्य जाति के वोटर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 3.5%। तो यहां जो खेल है वो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो जो एनडीए का चंक बनता है वो बन जाता है ऑलमोस्ट जो है आपको 40-41% के आसपास, और यही पिछली बार देखेंगे कि 39.4% उनको वोट आया था, और जो एलजेपी ने वोट काटे थे वो अलग है। लेकिन जो राकेश कुमार रोशन को जो 40% से ज्यादा वोट आए, जबकि चंक वो लगभग 29% के आसपास ही बन रहा है। तो जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां जिनकी की संख्या यहां पर बहुत अच्छी है, वो वोट किधर जाते हैं वो तय करेंगे कि इस्लामपुर में कौन जीत हासिल करेगा। क्योंकि यहां मुकाबला जो है कांटे का इस बार होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट आरजेडी के भी मजबूत हैं, और इसीलिए जेडीयू भी जो भी कैंडिडेट देगा वो मजबूत देगा। और एलजेपी के एनडीए में आ जाने के बाद जो है मुकाबला बिल्कुल फेयर हो गया है। तो 1-1 में जीत यहां पर किसको मिलती है इस्लामपुर में ये देखना होगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर का जन स्वराज यहां पर किसको प्रत्याशी बनाता है, किस जाति से बनाता है। यादव जाति से बनाएगा, आरजेडी को नुकसान होगा। अगर कुर्मी कोयरी से बनाता है, जेडीयू को जो है वो नुकसान होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं जन स्वराज से, तो पीके किनको बनाते हैं, क्योंकि पीके की नजर नालंदा पर जो है वो बहुत जोर शोर से लगी हुई है। आरएलएसपी सिंह जो है वो उस पार्टी में शामिल हुए हैं, खुद प्रशांत किशोर वहां पर कई बार जा चुके हैं।
तो उनकी कोशिश होगी कि यहां पर वो अपना प्रेजेंस फील करवाएं कम से कम। तो इस्लामपुर में पीके की भूमिका से भी आप अभी इनकार नहीं कर सकते। अब देखना है कि क्या पीके वो काम कर पाएंगे जो चिराग पासवान की पार्टी ने पिछली बार कर दिया था, और अगर वो करते हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है, क्या वो जेडीयू का नुकसान करते हैं या आरजेडी का नुकसान करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस्लामपुर में एक रोचक और रोमांचक मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है, और एक क्यूरियोसिटी भी इंतजार कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो इस्लामपुर में निशांत कुमार के नाम की चर्चा होने से ये सीट काफ़ी दिलचस्प हो गई है और हाई प्रोफाइल भी बन गई है। इस बार कैसा रहेगा गठबंधन का, कौन उम्मीदवार होगा, और दूसरा अगर प्रशांत किशोर यहाँ से अपना कैंडिडेट देते हैं तो वो किसे डैमेज करेगा या फिर वही यहाँ पर जीत कर कोई कमाल करेगा।